हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद सैफ फ्रॉम प्रेस इंस्टीट्यूट दीनानगर। आज हम चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम का वन शॉट देखने वाले हैं। इसमें मेन मेन कंसेप्ट जो भी यहाँ से भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस में और नीट में पूछे जाते हैं, हम वही देखने वाले हैं। सबसे पहली बात आती है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ ए प्रोसेस इन विच द मेजरेबल प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं आपकी, जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया, आपका प्रेशर है आपका, या फिर कलर या कंसंट्रेशन है। ये जैसे आपका टाइम बढ़ेगा आपका, तो ये प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कलर, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यही हमारा क्या बताता है, आपका इक्विलिब्रियम बताता है। क्या बताता है? इक्विलिब्रियम। देखो, मैं पहले आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताता हूँ ना, टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताता हूँ आपको। इसमें मेरी दो आती है, एक होती है मेरी रिवर्सिबल, कौन सी होती है? रिवर्सिबल होती है, और एक मेरी कौन सी होती है? इरिवर्सिबल होती है। ठीक है, एक रिवर्सिबल होती है, एक रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि आपका जैसे ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, मतलब आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है और आपका प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है। और मैं इसे किससे शो करता हूँ? डबल एरो से शो करता हूँ। फिर आता है आपका इरिवर्सिबल। इसमें क्या होगा? सिर्फ सिंगल एरो से मैं शो करूंगा कि आपका रिएक्टेंट तो सिर्फ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, लेकिन प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। ये होती है आपकी रिवर्सिबल, ये होती है आपकी रिवर्सिबल। तो मेरी बात आती है कि इक्विलिब्रियम किसमें शो होगा? तो इक्विलिब्रियम आपका किसमें शो होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन में शो होगा, कि आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बने और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी आपका फॉर्मेशन हो। बात करें यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं। अब जो मेरा इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम कैसा मेरा? डायनामिक प्रोसेस है। इक्विलिब्रियम मेरा कैसा है? इक्विलिब्रियम इज अ डायनामिक, रुका हुआ नहीं है, स्टैटिक नहीं है। कैसा है? डायनामिक प्रोसेस है, कि लगातार आपको देखने में तो ऐसा लगेगा कि रेक्टेंट से प्रोडक्ट बना और ये मेरी प्रोसेस रुक गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरा इक्विलिब्रियम क्या होता है? लगातार चलता रहता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता रहता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता रहता है। लेकिन ऐसा होता है कि जितना रिएक्टेंट से मेरा प्रोडक्ट बनता है, उतना ही प्रोडक्ट से मेरा क्या बन जाता है? दोबारा से रिएक्टेंट बन जाता है। तो देखने में ऐसा लगता है कि मेरी प्रोसेस कैसी हो गई? रुक गई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कैसा मेरा डायनेमिक प्रोसेस होता है। फिर एक बात आती है कैटलिस्ट। एक नाम आपने सुना होगा, कैटलिस्ट का भी नाम सुना होगा आपने। अब कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? जो हमारा कैटलिस्ट होता है ना, वो क्या करता है हमारी, जैसे कोई भी रिएक्शन है, जैसे लेट सपोज मेरा ये रिएक्टेंट है, इससे मेरा प्रोडक्ट बनना, या फिर यहाँ पर लेट ये लो, ए से मेरा क्या बनना है? आपका बी बनना। ठीक है, कोई रिएक्टेंट है मेरा ए, जिससे क्या बनना है? मेरा प्रोडक्ट बनना बी। इसको लेट सपोज ये 1 मिनट में लेट सपोज 100 मॉलिक्यूल बना रहा है। कितने बना रहा? 1 मिनट में ए से कितने मॉलिक्यूल बनने हैं मेरे? 100 मॉलिक्यूल बनने हैं। ठीक है, जैसे ही मैं इसमें कैटलिस्ट को ऐड करूंगा, क्या ऐड करूंगा? कैटलिस्ट को ऐड करूंगा, तब आप देखेंगे 1 मिनट में कितने बन जाएंगे? 10⁵ मॉलिक्यूल बन जाएंगे। कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे मेरे? 10⁵ मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ये मेरा हुआ क्या? इसमें हुआ क्या? तो क्या करता है कैटलिस्ट? क्या करता है? मेरी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है? कम कर देता है, जिससे क्या हो जाती है? रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। तो कैटलिस्ट का रूल समझ में आया कि कैटलिस्ट क्या करता है? मेरी रिएक्शन को फास्ट कर देता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या करेगा? कैटलिस्ट आपके इक्विलिब्रियम पर तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन आपका जो इक्विलिब्रियम है वो जल्दी से अटेन हो जाए, वो उसको जल्दी कर देगा। वो आपको कौन? कैटलिस्ट कर देगा। अब सबसे बात आती है कि इक्विलिब्रियम कब होगा? जब हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके बराबर हो जाएगा? आपके रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो जाएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके बराबर हो जाएगा? आपका रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो जाएगा। तभी हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम मेरा क्या हो गया? अटेन हो गया। अब देखना यहाँ पर मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाना चाहता हूँ। ये है मेरा ग्राफ रेट का, और ये है किसके साथ में? मेरे टाइम के साथ में। रेट का टाइम के साथ में मेरा ग्राफ है। अब देखना, हम जानते हैं इनिशियली मेरा सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? इनिशियली मेरा क्या गिवन होता है? रिएक्टेंट गिवन होता है, और टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट लगातार क्या होता रहता है? कम होता रहता है, और प्रोडक्ट का लगातार क्या होता रहता है? फॉर्मेशन होता रहता है। ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट है। एक टाइम पर आप देखेंगे, एक टाइम पर आप देखेंगे ये क्या? रेट। एक टाइम पर आप देखेंगे मेरा रेट, ये किसका? रिएक्टेंट का, और इसका किसका है? प्रोडक्ट का। या फिर हम कह सकते हैं फॉरवर्ड का, या फिर हमारा बैकवर्ड का जो रेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तभी हम क्या बोलेंगे? मेरा क्या आ गया? इक्विलिब्रियम आ गया। क्या आ गया? मेरा इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यहां पर कंसंट्रेशन पर। क्या बात करता हूं मैं? कंसंट्रेशन पर। जब मेरा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन
कांस्टेंट हो जाएगी जब मेरी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी मेरी, कांस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तभी मैं क्या बोल दूंगा, मेरा इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। अब मैं ग्राफ बनाता हूँ, देखना है यहाँ पर, ये मैं ग्राफ बनाया, ये टाइम है मेरा, और मैं किसके साथ बना रहा हूँ, कंसंट्रेशन के साथ बना रहा हूँ। किसके साथ बना रहा हूँ, कंसंट्रेशन के साथ बना रहा हूँ। एक तो ये हो सकता है आपका, ये हो गया और ये हो गया, ये रिएक्टेंट है मेरा और ये प्रोडक्ट है। मतलब रिएक्टेंट मेरा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, प्रोडक्ट भी मेरा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। यही होता है मेरा। लेकिन एक टाइम आप देखेंगे कि दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट होगी, बराबर नहीं बोला, हो सकता है ये बराबर होकर कांस्टेंट हो जाए। कांस्टेंट का मतलब समझे कि ये चेंज नहीं होगी एक टाइम बाद में, जो मेरी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो चेंज होना बंद कर देती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मेरी कंसंट्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो जब भी आपकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, तब मैं क्या बोल दूंगा, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। ठीक है। अब ये वाला ग्राफ देखो, ये भी किसका, मेरा कंसंट्रेशन का है और टाइम के बीच का ग्राफ है। ये भी किसके, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ है। हो सकता है ये इस तरीके से आ जाए, है ना, ये आपका रिएक्टेंट, ये आपका प्रोडक्ट। देखो एक टाइम बाद में ये देखो, यहाँ से देखते हैं कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ। कंसंट्रेशन मेरा बाई एक्सिस पे है, यहाँ देखना। तो यहाँ से देखने से पता चला मेरा जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो भी क्या हो गया, एक टाइम बाद में कांस्टेंट हो गया। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो भी मेरे एक टाइम बाद में क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो तभी मैं क्या बोल दूंगा, मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम तभी बोलेंगे जब दोनों का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। तीसरा ग्राफ बना जाएगा, ये देखो, ये देखो, है ना, ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है। ये आपका कंसंट्रेशन है एंड देन ये आपका किसका है, टाइम है। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट है, ये कंसंट्रेशन, टाइम। अब देखना यहाँ पर क्या हुआ, दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, रिएक्टेंट की भी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, प्रोडक्ट की भी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी। हो क्या सकता है कि यहाँ पर हो सकता है बराबर होकर दोनों की वैल्यू बराबर आके तब कांस्टेंट हो जाए, तब भी हम क्या बोल देंगे, मेरा इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। तो इक्विलिब्रियम अटेन इस तरीके से इन तीनों ग्राफ से, अगर ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं तो ग्राफ का क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक है, कंसंट्रेशन टाइम पूछेगा या फिर आपका रेट का टाइम के साथ। रेट का टाइम के साथ आपको जब भी आप पूछाएगा तो आपको एक ही बात याद रखनी है कि रेट दोनों का, मेरा फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का क्या होगा, हमेशा बराबर होगा, इक्वल होगा। तभी मैं क्या बोलूंगा, वहां पर मेरा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है मेरा कौन सा, लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या था, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये क्या होता, इसका मतलब होता है जो आपका द रेट ऑफ रिएक्शन, आर ओ आर का मतलब क्या, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, is that the rate of reaction is directly proportional to the product of concentration raised to the power कितना of its stoichiometric। stoichiometric बात क्लियर है कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन मेरा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसके स्टोइकियोमेट्रिक पावर में। देखो जैसे क्या बनना मेरा, यहाँ ए से बी बनना। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर एन मोल है मेरे। अब मैं यहाँ पर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, क्या लिखना, रेट ऑफ रिएक्शन। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के लिए ना, इसके लिए तो ये रिएक्टेंट है, तो इसके लिए क्या है, ये रिएक्टेंट है, ए की पावर क्या हो जाएगी, एन। ये बात मैंने क्या लिखी यहाँ पर, इनवर्स में लिखी। तो आपको याद रखना कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसकी, जो रिएक्टेंट है उसकी पावर जितना इसका स्टोइकियोमेट्रिक है। स्टोइकियोमेट्रिक क्या होता है आपका, ये होता है। बात क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका फायदा हमें क्या होगा, देखिए देखो, मैंने एक रिएक्शन लिखी है यहाँ पर, ए प्लस बी बी एंड देन क्या बन रहा है मेरा, सी प्लस इसके बाद क्या बन रहा है मेरा, डी बन रहा है मेरा। ए प्लस बी क्या बन रहा है मेरा, सी प्लस डी बन रहा है। ठीक है, ये मैंने रिएक्शन लिखी है। मुझे यहाँ पर लिखना है
रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन लिखना है, ये आपकी यहाँ से रिएक्टेंट से यहाँ पर जा रही है तो लेफ्ट टू राइट जा रहा था मतलब फॉरवर्ड जा रही है, और राइट टू लेफ्ट आ रहा था मतलब बैकवर्ड, ये मतलब फॉरवर्ड है आपका, ठीक है, और ये बैकवर्ड है आपका, ठीक है। तो मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड लिख रहा हूँ, किससे लिख रहा हूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड के लिए ये दोनों है जो ए और बी, ये मेरा क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब ए की पावर, इसका स्टैक्योमेट्रिक कितना है, ए है, बी का स्टैक्योमेट्रिक कितना है, बी है, ठीक है, ये बात सबको क्लियर है। अब इसको देखो, इसको ध्यान से सुनो, अब मैं इसका लिखता हूँ बैकवर्ड डायरेक्शन का लिखता हूँ, कैसे लिखता हूँ, बैकवर्ड। अब बैकवर्ड डायरेक्शन का लिखूंगा तो जो सी और डी है ना, वो उसके लिए क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए रिएक्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। अब देखना रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, सी की पावर सी एंड देन डी की पावर डी हो जाएगा, ये बात सबको क्लियर है। अब यहाँ से देखना प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटेगा, क्या हटेगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटेगा तो क्या आ जाएगा, मेरा एक रेट कांस्टेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट। तो आर एफ बराबर क्या हो जाएगा, आप रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या हो जाएगा आपका, के एफ, ए की पावर ए और बी की पावर बी आ जाएगा। इसी तरीके से आपका जो रेट ऑफ बैकवर्ड होगा वो क्या आ जाएगा आपका, के बी सी की पावर सी एंड देन डी की पावर क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा। बात क्लियर है। अब इसके आगे देखने क्या होगा, ये दोनों बराबर है, अब बराबर कर दो इनको। इक्विलिब्रियम कब होगा, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर आ जाएगा। अब देखना क्या होगा, के एफ ए की पावर ए एंड देन बी की पावर बी, ये क्या हो जाएगा, के बी सी की पावर सी एंड देन डी की पावर डी। अब दोनों को बराबर कर दो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, के बी यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो के एफ वन के बी क्या बचेगा यहाँ पर, सी की पावर सी एंड देन डी की पावर डी, यहाँ क्या बचेगा आपका, ए की पावर ए और यहाँ क्या बचेगा आपका, बी की पावर डी बचेगा। के ऑफ फॉरवर्ड वन, के बैकवर्ड, इसको हम क्या बोल देते हैं, के सी बोल देंगे, क्या बोल देंगे हम, के सी बोल देंगे। अगर ये मेरा सी और डी किस में होंगे, मेरे ए बी सी डी किस में होंगे, कंसंट्रेशन में होंगे, किस में होंगे, कंसंट्रेशन में होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिला, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिला, क्या मिला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हमने क्या बोल दिया, के सी बोल दिया। बात समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं। अगर मेरा एक टर्म, एक और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, हम क्या बोलते हैं, केपी, क्या बोलते हैं, केपी। केपी क्या बोलते हैं, जब हमारा क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर डी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या होगा आपका, ए की पावर ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। तो इसे हम क्या बोल देंगे, अगर हमारा प्रेशर में अगर आपकी प्रेशर आपको गिवन होगा तो आप क्या निकाल सकते हैं, वहां पर केपी निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, वहां पर केपी निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपका प्रेशर में आपकी टर्म्स गिवन है तो आप केपी निकाल सकते हैं, अगर आपका कंसंट्रेशन है मोलैरिटी में आपके गिवन है तो आप केपी निकाल सकते हैं। ये बात ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, ठीक है, N2 प्लस 3H2 क्या बना रहा है मेरे, 2 मोल अमोनिया बना रहा है, क्या बना रहा है, 2 मोल अमोनिया बना रहा है, ठीक है। अब लेट सपोज मुझे इसके कितने मोल हैं, 10 मोल है, इसके 20 मोल है एंड इसके कितने 30 मोल है, ठीक है। मैंने मान लिया, ठीक है, एक एज्यूम डाटा है मेरा, मुझे केसी निकालना है, क्या निकालना, केसी। अब देखना 30, इसकी पावर कितनी लेंगे, इसका स्टैक्योमेट्रिक कितना 2 अपॉन में 10 की स्टैक्योमेट्रिक कितना लेंगे, इसका पावर कितनी है, स्टैक्योमेट्रिक कितना 1, इसी तरीके से 20, इसके स्टैक्योमेट्रिक कितना 3 है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं, हम केसी निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, हम केसी निकाल सकते हैं। अगर आपका प्रेशर में गिवन होगा तो आप क्या निकाल सकते हैं, केपी निकाल सकते हैं। बात कर लीजिए आपका यहाँ पर। फिर मेरा क्या आता है, इसमें रिलेशन आता है, केपी और केसी में एक रिलेशन आता है, केपी और केसी में क्या आता है, रिलेशन। तो केपी होता है ना वो केसी की आरटी की पावर क्या होता है आपका, डेल्टा एन जी होता है। तो आपको याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं, केपी बराबर केसी आरटी की पावर क्या होता है, डेल्टा एन जी। अब केपी हम जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट प्रेशर, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कंसंट्रेशन, आर क्या होता है आपका, गैस कांस्टेंट होता है, क्या होता है आपका, गैस कांस्टेंट। टी क्या होता है, टेम्परेचर, डेल्टा एन जी होता है, मैं भी आपको बताऊंगा डेल्टा एन जी क्या होता है, प्रोडक्ट के जितने भी गैसियस के स्टैक्योमेट्रिक है,
प्रोडक्ट के जितने भी मेरे गैसेस के स्टैक्योमेट्रिक हैं उसमें से रिएक्टेंट के जितने भी गैसेस के स्टैक्योमेट्रिक है उनको माइनस करेंगे, वही मेरा क्या आएगा डेल्टा एन। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम किसका लेंगे, गैसेस का लेंगे। सॉलिड और प्योर लिक्विड का हम कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। सॉलिड और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास हम कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। कांस्टेंट या 1 मानते हैं, ठीक है। देखना यहाँ पर डेल्टा एन जी क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूं। वही एग्जाम्पल लिया मैंने दोबारा से, N2+3H2 क्या होगा, 2 मोल अमोनिया होगा, है ना। ये भी गैस है आपका, नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है आपका, और फिर अमोनिया भी गैस। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखना है, डेल्टा एन जी निकालने में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखना है, गैसेस वाले देखना, सॉलिड और लिक्विड को नहीं लेना हमें। अब देखना तो डेल्टा एन जी होता है ना, ये क्या होता है, प्रोडक्ट को देखो सबसे पहले, ठीक है। प्रोडक्ट के जितने भी गैसेस वाले हैं, अभी प्रोडक्ट में गैसेस वाला सिर्फ क्या, अमोनिया, इसके कितने स्टैक्योमेट्रिक है, 2, तो 2 में से माइनस कर देंगे हम। अब रिएक्टेंट के देखना गैसेस वाले, दोनों गैसेस है मेरे, इसका स्टैक्योमेट्रिक कितना, 1, इसका स्टैक्योमेट्रिक कितना, 3, तो उसमें से माइनस करेंगे कितना, 1+3 माइनस कर देंगे। बात क्लियर है, बस यही होगा। अब यहाँ देखना 2 माइनस 3 और प्लस कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, -2, ये क्या हो जाएगा मेरा, डेल्टा एन जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा, डेल्टा एन जी। बात क्लियर है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा एन जी निकाल सकते हैं। अब देखना यहाँ पर मैं केस लेता हूं ना, केस फर्स्ट, अगर मेरा डेल्टा एन जी 0 के बराबर आ जाए, देखना अगर मेरा डेल्टा एन जी 0 के बराबर आएगा तो होगा क्या, के पी बराबर के सी, आर टी की पावर 0 हो जाएगी, और किसी की पावर 0, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, तो के पी बराबर क्या आ जाएगा, के सी के बराबर आ जाएगा। बात क्लियर है। अगर मैं केस 2 लेता हूँ, यहाँ पर क्या लेता हूँ, केस 2 लेता हूँ मैं यहाँ पर, अगर मेरा डेल्टा एन जी ग्रेटर देन कितना हो जाए, 1 हो जाए, देखना ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी और कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी तो इससे मल्टीप्लाई होगी, तो कहीं ना कहीं इससे मल्टीप्लाई करके इसका क्या आएगा, ये के पी आएगा मेरा। देखो ना, अगर आपका डेल्टा एन जी 1 से ग्रेटर आ जाता तो आपका जो के पी होगा ना वो के सी से ज़्यादा होगा। इसी की तरह अगर मैं केस थर्ड लेता हूँ, यहाँ पर क्या लेता हूँ, केस थर्ड लेता हूँ, अगर मेरा डेल्टा एन जी लेस देन कितना आ जाए आपका, 1 आ जाए, अगर मेरा डेल्टा सॉरी ग्रेटर देन नहीं, मोर देन 0 आ जाए, यहाँ पर कितना आ जाए, 0 से ज़्यादा आ जाए आपका, है ना। यहाँ पर कितना आएगा, 0 से कम आएगा, ठीक है। अगर 0 से ज़्यादा आएगा तो ये होगा, अगर 0 से कम आएगा तो क्या होगा मेरा, तो इस केस में मेरा क्या होगा, 0 से अगर कम होगा तो मेरा जो के सी होगा ना, वो के पी होगा ना, वो के सी से कम आएगा। बात क्लियर है, ठीक है। अगर ग्रेटर देन मेरा कितना आएगा, 0 से ज़्यादा, 0 से कम आएगा, तो हम इस तरीके से के पी और के सी के बीच में क्या निकाल सकते हैं, रिलेशन को निकाल सकते हैं। बात क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है ना वो यही पूछ जाएगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग के पी और के सी इक्वल, या इन विच ऑफ द फॉलोइंग के पी इज ग्रेटर देन के सी। तो आपको सिर्फ कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ और सिर्फ आपको याद होना चाहिए डेल्टा एन जी याद होना चाहिए। अगर आपको डेल्टा एन जी पता है तो आप उससे क्या निकाल सकते हैं, अगर आपको डेल्टा एन जी निकालना आ जाता है तो आप के पी और के सी बहुत आसानी से क्या निकाल सकते हैं, रिलेशन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया जो मेरा के पी और के सी होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कब निकालता हूँ मैं, इक्विलिब्रियम पर निकालता हूँ। कब निकालता हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पर निकालता हूँ। बात सुनना आगे, के पी और के सी कब निकालता हूँ, इक्विलिब्रियम पर निकालता हूँ। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। इसकी यूनिट होगी आपकी यूनिट ऑफ के पी एंड के सी, है ना। इनकी यूनिट कैसे निकालेंगे, तो आपको के सी की अगर यूनिट निकालनी होगी तो आप क्या करेंगे, मोल पर लीटर, इसमें क्या लगा देंगे हम, डेल्टा एन जी। ये होगी मोल पर लीटर, आप क्या लगा देंगे, डेल्टा एन जी। तो सिर्फ और सिर्फ के सी की जो यूनिट होगी वो डिपेंड करेगी आपके किस पर, डेल्टा एन जी पर। अगर आपको के पी की निकालनी होगी, किसकी निकालनी है, के पी की, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एटीएम। एटीएम किसकी यूनिट होती है, आपके प्रेशर की यूनिट होती है, तो उस क्या लगा देंगे यहाँ पर, डेल्टा एन जी लगा देंगे। तो आप इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका एप्लीकेशन, क्या क्या होती है इसकी, एप्लीकेशन ऑफ के पी एंड के सी। क्या क्या एप्लीकेशन होगी, अगर आप, ठीक है, अगर मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो के पी या के सी इंक्रीज होगा तो मेरी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर मेरा के इंक्रीज होगा तो मेरी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। प्रोडक्ट स्टेबिलिटी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। अगर मेरा के डिक्रीज होगा तो रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी क्या होगी मेरी, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी क्या होगी मेरी, वो इंक्रीज होगी। अगर मेरा प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, इसका मतलब क्या होगा आपका, तो ये हम कर सकते हैं कि अगर मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो मेरी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, उसका नाम होता है क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या था,
फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके अंदर हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मेरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के को अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला मेरा आता है कौन सा, टेम्परेचर। कौन सा आता है मेरा, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर पर कैसे करके इफेक्ट होगा, हमने पढ़ी है कौन सी, आरएनसी क्वेश्चन, उसके लॉन्ग फॉर्म आपने ये वाला देखा भी होगा। जो आपका log K2 अपॉन K1 बराबर क्या होता है आपका डेल्टा H अपॉन 2.303 और ए क्या होता है 1/T1 माइनस 1 क्या होगा आपका T2। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि आपका K2 K1 या K आपका डिपेंड करेगा किस पर, टेम्परेचर पर। तो आप टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो आपके रेट कांस्टेंट पे भी क्या होगा, आपका फर्क पड़ेगा। ठीक है, फिर आता आपका कौन सा दूसरा, क्या आता है आपका स्टाइक्योमेट्रिक। क्या आता, स्टाइक्योमेट्रिक। ठीक है, या स्टाइक्योमेट्री, इस पर हम देखते हैं स्टाइक्योमेट्री पे क्या फर्क पड़ेगा आपको। स्टाइक्योमेट्रिक क्या होती है, वही जो स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है उस पर चेंज करने से क्या फर्क होगा, देखना। ए से बी बन रहा है, ठीक है, ए से बी बनना है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दे रखा आपको, के दे रखा। अगर मुझसे बी से ए पूछा जाए, इसका बी से ए पूछा जाए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डैश निकालना, वो क्या करेंगे, अगर मैं रिवर्स करता हूँ इक्वेशन को, क्या कर देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, इंटरचेंज कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 1 कर देंगे आप, क्या कर देंगे 1। तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर मेरा, मैंने इसमें यहाँ पर देखो ए से, ठीक है, बी बन रहा है मेरा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना, के है। अगर मैं यहाँ एन से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी इक्वेशन में, एन ए एन बी, अब मुझे के डैश निकालना है, तो के डैश कैसे निकाल लूँगा मैं, के डैश क्या हो जाएगा, जो भी स्टैक्योमेट्रिक से आपसे मल्टीप्लाई करी है आप उसको क्या कर देंगे, उसका पावर लगा देंगे, के की पावर एन हो जाएगा बस। अगर बच्चे कुछ बोलते हैं सर ये वाला बता दो, जैसे बी बना मेरा, इसका क्या है, के है, अगर आपसे पूछा जाए ए अपॉन एन, इससे क्या बनेगा बी अपॉन एन, इसका क्या के डैश कितना होगा। अब जरा देखना, क्या ये एन से डिवाइड करना या फिर 1/n से मल्टीप्लाई करना, एक ही बात है ना। हमारा अलग कंसेप्ट क्यों याद करना, एन से डिवाइड करना तो 1/n से क्या करना, मल्टीप्लाई करना। अब देना यहाँ पर क्या रहेगा, जो आपका के डैश होगा ना वो कितना आ जाएगा आपका 1, हाँ के डैश कितना आ जाएगा, के इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/n आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1/n, मतलब n से डिवाइड करना या फिर 1/n से मल्टीप्लाई करना, एक ही बात होती है। ठीक है, तो उस तरीके से हम कर सकते हैं। और देखो ये क्या मेरा स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट पर चेंज हो रहा है। और आगे बढ़ते हैं, देखना क्या था इसके बाद, ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है एंड देन सी से डी बन रहा है। ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका K1, इसका आपका K2 और इसका आपका क्या K3। अगर मुझसे पूछा है ए से D1 नंबर, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डैश कितना होगा। अब देखना, अगर मेरे इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है, अगर आप इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं तो K1 K2 आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। देखो ना, आप इनको ऐड करेंगे तो क्या बी से बी कट जाएगा, देन आप इसको ऐड करेंगे सी से सी कट जाएगा, बचेगा क्या ए से डी। तो आप क्या कर सकते हैं, के डैश बराबर क्या हो जाएगा K1 इंटू K2 इंटू, बस इतनी सी बात है। बात क्लियर है। तो हम इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग, दो है हमारे, एक टेम्परेचर, दूसरा क्या है स्टैक्योमेट्रिक। इस सभी प्रोसेस प्रीवियस में आए हुए हैं और आते रहते हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बच्चे बोले सर माइनस वाला बता दो, माइनस वाला करना है क्या, आपको क्या करना, उल्टा करके उसको ऐड कर दो, अरे चेंज करके उसको ऐड कर दो, बात तो वही पड़ेगी आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो इसी से एक मिलता जुलता टर्म है, ठीक है, मैं आपको बता दूं। एक और आता है टर्म इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट होता क्या है, ठीक है, या कैसे हम इसको निकालते हैं। सबसे पहली बात क्या होता है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, टॉपिक हमारा क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट। क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, क्यूसी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, क्यूसी से। ये आपको निकाल, आप जैसे क्यूसी निकालते हैं ना, बिल्कुल आपको बिल्कुल उसी की तरह निकालते हैं जैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, केपी कैसे निकालते हैं वैसे आप क्या निकालते हैं, क्यूसी निकालते हैं। जैसे मैंने ए प्लस क्या बना दिया मैंने, बी क्या बनेगा मेरा, सी प्लस
डी डी बनेगा, ऐसे बनेगा ए बी बी सी सी, और क्या बनेगा मेरा डी डी बनेगा। तो अगर मैं क्यू सी की बात करूँ यहाँ से तो वही सेम सी की पावर सी, डी की पावर डी, एंड देन ए की पावर ए, इसके बाद में बी की पावर डी। इस तरीके से मुझे निकालना आना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, क्यूसी में और केसी में या केपी में क्या डिफरेंस होता है? केपी और केसी हमेशा आप किस टाइम पर निकालेंगे, आप इक्विलिब्रियम पर निकालेंगे। किस पर निकालेंगे? इक्विलिब्रियम पर। लेकिन आप जो रिएक्शन क्वेश्चन है ना वो आप किसी भी टाइम पर निकाल सकते हैं, ठीक है, चाहे आपका इक्विलिब्रियम अटेन हो या नहीं हो, ठीक है। तो आप रिएक्शन क्वेश्चन किसी भी टाइम पर निकाल सकते हैं आप, लेकिन केपी और केसी से क्वेश्चन कब निकालेंगे? आप इक्विलिब्रियम पर निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें एक बता दीजिए, अगर मेरा क्यूसी जो मेरा रिएक्शन क्वेश्चन है अगर मेरा के सी के बराबर आ जाए, क्यू सी मेरे किसके बराबर आ जाए? के सी के बराबर आ जाए, तो मैं कह दूंगा ये कब होगा? एट इक्विलिब्रियम पे होगा। कब होगा? ये इक्विलिब्रियम पे होगा। अगर मेरा क्यू सी कहाँ पर आ जाए? ग्रेटर देन आ जाए किससे? के सी से ग्रेटर देन आ जाए। अगर मेरा क्यू सी ग्रेटर देन आ जाए किससे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से आ जाए, तो मेरी रिएक्शन कहाँ पर जाएगी? देखना कैसे पता चलेगा। अब क्यू सी मेरा ज़्यादा है, क्यू सी ज़्यादा होने का मतलब क्या? मेरा कहीं ना कहीं सी और डी ज़्यादा है, कहीं ना कहीं मेरा सी और डी ज़्यादा, तभी तो मेरा क्यू सी ज़्यादा आएगा। अब सी और डी ज़्यादा, सी और डी दोनों ज़्यादा, अब ये दोनों इंक्रीज हो जाएंगे, ये दोनों डिक्रीज हो जाएंगे। जब सी और डी इंक्रीज हो जाएंगे तो रिएक्शन मेरी कहाँ पर जाएगी? बैकवर्ड में जाएगी, टू अटेन इक्विलिब्रियम, टू अटेन इक्विलिब्रियम। तो सी और डी ज़्यादा तो रिएक्शन मेरी कहाँ पर चली जाएगी? बैकवर्ड में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। बात क्लियर? अगर मेरा क्यू सी लेस देन किससे आ जाए? आपका क्यू सी लेस देन आपका किससे आ जाए? के सी से, जो मेरी रिएक्शन है वो कहाँ पर चली जाएगी? आपकी फॉरवर्ड में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं और आपको कर लेंगे ना। तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड का आपका कंसेप्ट है, आप इसको कर लेंगे। कोई अगर यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको क्वेश्चंस को करने के लिए। लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या नाम है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको हम डिनोट करते हैं किससे? अल्फा से, ठीक है। ये होता क्या है? ये होता आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इनिशियली, है ना, कि जितने मेरे नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हो गए अपॉन कितने मेरे नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट थे, ठीक है। फिर इसके बाद में आ जाता है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम वेपर प्रेशर, है ना। वेपर प्रेशर से हम कैसे करके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को निकाल सकते हैं। लेट सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, Na क्या बना था? N2B प्लस क्या बनेगा? N3C बनेगा, ठीक है। मैंने ये ले लिया। जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो निकालते हैं आप N1 अपॉन डेल्टा N डी टी माइनस डी ओ अपॉन में क्या रहता है? डी ओ, इसका फॉर्मूला है। अब ये N1 क्या है? ये है N1। डेल्टा N क्या है? डेल्टा N है आपका N2 प्लस N3 माइनस क्या होगा आपका? N1 होगा। ये आपका क्या? डेल्टा डी टी का मतलब क्या होता है? डी टी का मतलब होता है आपका थियोरेटिकल वेपर डेंसिटी, है ना। थियोरेटिकल वेपर डेंसिटी जो वैल्यू होती है, थियोरेटिकल वेपर डेंसिटी जो कितनी होती है आपकी? मॉलिक्यूलर वेट क्या होती है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन थियोरेटिकल वेपर डेंसिटी होती है वो किस होती है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 होती है, ठीक है। फिर इसके बाद में आ जाता है आपका हाँ डी ओ का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्व्ड, क्या होता है? ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी, क्या होता है आपका? ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी, इसे हम क्या बोलते हैं? DO। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। बात क्लियर है यहाँ पर। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप जानते हैं क्या हुआ ये, कि वेपर प्रेशर से हम निकाल सकते हैं। लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है हमारा कौन सा? ली चैटलियर प्रिंसिपल। क्या है? ली चैटलियर प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी मेरा रिएक्शन में चेंज हो रहा है तो उस चेंज को नहीं होने देना है। बस समझना, जो भी चेंज होगा मुझे उस चेंज को रोकना है। तभी ये क्या कौन कहलाता है? हमारा ली चैटलियर प्रिंसिपल कहलाता है। तो सबसे पहले कौन कौन से इफेक्ट्स हैं? जैसे सबसे पहले मेरा आता है कंसंट्रेशन। क्या आता है? कंसंट्रेशन। मैंने रिएक्शन चेंज ली है
ए से क्या बनना आपका बी, और ए से क्या बनना टू बी। यहाँ पर जो डेल्टा एन जी है वो कितना आपका 0 है। यहाँ पे जो डेल्टा एन जी है वो कितना आपका 0 से ज़्यादा है आपका। यहाँ पे जो डेल्टा एन जी है वो लेस देन क्या है आपका 0। तीन ही यहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल है, इसके अलावा चौथे रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। या तो डेल्टा एन 0 होगा, या सब ग्रेटर देन होगा, या तो लेस देन होगा। अब देखना यहाँ पर सबसे पहले मेरा आता है क्या, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में करा कर मैंने पहला केस लिया, अगर मैं एक ही कंसंट्रेशन को बढ़ा देता हूँ, अगर मैं देखना एक ही कंसंट्रेशन को बढ़ा देता हूँ, जब भी एक ही कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रिएक्शन मेरी कहाँ पर जाएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो हमारा क्या है, फिक्स्ड है। तो इक्विलिब्रियम फिक्स्ड है तो रिएक्शन मेरी कहाँ पर जाएगी, इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए जब मैं एक को बढ़ाऊंगा तो फॉरवर्ड में जाएगी। कहाँ पर जाएगी मेरी, फॉरवर्ड में जाएगी। देखना अब यहाँ पर भी ए को अगर मैं बढ़ा दूंगा तो रिएक्शन मेरी कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड में जाएगी। मेरी कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड में जाएगी। रिएक्शन को ए को अगर मैं बढ़ा दूंगा तो कहाँ जाएगी मेरी, हमेशा फॉरवर्ड में जाएगी। बात क्लियर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर मैं ए को कम कर देता हूँ, देखना दूसरे केस में अगर मैं ए को कम कर रहा हूँ, अब ए को कम कर दी, मुझे ए को बढ़ाना है ना। जो चीज जो इफेक्ट हो रहा है उसको हमें खत्म करना है, जो भी चेंज हो रहा है उसको खत्म करना। ए कम हो रहा है, ठीक है, ए को मुझे बढ़ाना है। ए को बढ़ाने के लिए बी को क्या करूंगा, बी को ए को बनाऊंगा, मैं ए को बनाऊंगा। ए को बनेगा कैसे, जब रिएक्शन मेरी कहाँ पर जाएगी, बैकवर्ड में जाएगी। कहाँ जाएगी, बैकवर्ड में जाएगी। बात क्लियर, ए मेरा कम हो रहा है, ए को कम बढ़ाने के लिए क्या करूंगा, रिएक्शन को बैकवर्ड में लेकर जाऊंगा। कहाँ लेकर जाऊंगा, बैकवर्ड में लेकर जाऊंगा। ए मेरा कम हो रहा है, बढ़ाने के लिए कहाँ लेकर जाऊंगा, बैकवर्ड में लेकर जाऊंगा। बात क्लियर। अब दूसरे केस में आता है आपका कि अगर मेरा प्रेशर है, ठीक है, अगर मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूँ। अब देखना प्रेशर को बढ़ाने से होगा क्या, जब भी हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन मेरी कहाँ पर जाती है, जहाँ पर मेरे नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, कम होते हैं। बस सुना कि जब भी मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो मेरे कहाँ पर रिएक्शन जाएगी, जहाँ पर मेरे नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कम होंगे। अब मैंने यहाँ पर प्रेशर बढ़ा दिया, ठीक है, दोनों जगह कितने कितने मोल्स हैं, 1 मोल है, दोनों के स्टोइकियोमेट्रिक मोल है। तो डेल्टा एन जी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या 1 है, तो इसलिए यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट रहेंगे दोनों चीजें। बात सुनने क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा भी ना तो कहाँ पर रिएक्शन आएगी, जहाँ पर मेरे नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम है। अब यहाँ तो दोनों बराबर है ना, तो रिएक्शन कहीं पर भी नहीं जाएगी। अब ध्यान इस केस में यहाँ पर कितने मोल्स हैं, 1 है, यहाँ पर कितने 2 मोल्स हैं, यहाँ 1 है, यहाँ पर कितने 2। प्रेशर मैंने बढ़ाया, रिएक्शन कहाँ पर जाएगी, जहाँ पर मेरे नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम है। मतलब यहाँ पर जानी चाहिए, एक की तरफ आनी चाहिए, तो रिएक्शन कहाँ पर आएगी, बैकवर्ड में आएगी। क्या आएगी, बैकवर्ड में आएगी। अब देखना यहाँ पर अगर प्रेशर बढ़ाता हूँ, कहाँ पर जाएगी, जहाँ पर मेरे नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम है। कम कहाँ पर है, बी की तरफ कम है, कहाँ पर जाएगी, फॉरवर्ड में जाएगी। कहाँ पर जाएगी, फॉरवर्ड में जाएगी। अब मैंने अगर मैं प्रेशर को कम कर देता हूँ, प्रेशर को कम कर देता हूँ, तो इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि डेल्टा एन जी क्या है, मेरा 0 है। इसलिए लेना प्रेशर को कम कर दूंगा। प्रेशर को कम करने से होगा क्या, रिएक्शन मेरी वहां पर जाएगी जहां पर मेरे नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ज्यादा है। प्रेशर कम करा हमने, प्रेशर कम कर, देखो ये चीज है ना, ये चीज है, यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा। अब जैसे प्रेशर कम करूंगा दूर दूर जाएंगे मॉलिक्यूल, दूर दूर जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, जहाँ पर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। यहाँ पर ज्यादा है तो रिएक्शन कहाँ पर जाएगी, फॉरवर्ड में जाएगी। कहाँ जाएगी मेरी, फॉरवर्ड में जाएगी। अब यहाँ पर देखना प्रेशर को कम करा तो रिएक्शन कहाँ पर जाएगी, जहाँ पर मेरे नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ज्यादा है, एक की तरफ ज्यादा, तो कहाँ जाएगी मेरी, बैकवर्ड की तरफ जाएगी। कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। तो कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप से हो रहा। देखना एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कौन सी है मेरी, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन मेरी क्या होगी, बढ़ेगी। बात क्लियर, टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन मेरी क्या होगी, बढ़ेगी। तो सारे ही केस में आपको क्या करना है, फॉरवर्ड में जाएगी। कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड में। ये भी फॉरवर्ड में जाएगा, ये भी फॉरवर्ड में जाएगा, और ये भी फॉरवर्ड में ही जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी, मेरी डिग्री इंक्रीज होगी। लेकिन एक्सोथर्मिक में जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मेरी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जैसे आप एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी मेरी, सारी की सारी बैकवर्ड में जाएगी। कहाँ जाएगी, सारी की सारी बैकवर्ड में जाएंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका डेल्टा एन जी कितना है, ठीक है, ये भी बैकवर्ड में जाएगी, ये भी बैकवर्ड में जाएगी, और ये भी बैकवर्ड में भी जाएगी। बात करिए। फिर आता आपका डिसोसिएशन कैसे होगा, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूँ, देखो प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यहाँ तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूँ, देखना ये वाली केस, प्रेशर को इंक्रीज करा मैंने, प्रेशर को इंक्रीज करा मैंने, प्रेशर को इंक्रीज करा, रिएक्शन कहाँ जा रही है मेरी, बैकवर्ड जा रही है। कहाँ जा रही है, बैकवर्ड। तो डिसोसिएशन कैसा होगा, डिक्रीज होगा। कैसा होगा, डिक्रीज होगा। बात समझ आ रही है, क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जैसे मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा ना, प्रेशर को इंक्रीज करने का मतलब रिएक्शन कहाँ पर जाएगी, जहाँ पर मेरे नंबर ऑफ मोल्स कम है, और नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पर कम है, जहाँ पर ए की तरफ। तो ए की तरफ का मतलब क्या है कि ए का फॉर्मेशन होगा, मतलब बी नहीं बनना, तो डिसोसिएशन क्या होगा मेरा, डिक्रीज होगा। इस केस में क्या होगा आपका, ये वाला केस होगा, हाँ ये वाला,
है ना, फॉरवर्ड में जा रही है, मतलब डिसोसिएशन क्या हो रहा है मेरा, इंक्रीज हो रहा। बात कर लेंगे। अगर मैं वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा हूँ, किसको इंक्रीज कर रहा हूँ, वॉल्यूम को इंक्रीज करने से होगा क्या, वॉल्यूम को इंक्रीज करने से वॉल्यूम को इंक्रीज करने से होगा क्या आपका, देखना जैसे जैसे आप वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे मेरी रिएक्शन कहाँ पर जाएगी, जहाँ पर मेरे नंबर ऑफ मोल्स क्या है। तो अगर मैं वॉल्यूम को इंक्रीज करूंगा तो रिएक्शन मेरी कहाँ पर जाएगी, जहाँ पर मेरे नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। देखना यहाँ पर वॉल्यूम को इंक्रीज करा, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पर जाता है, इस तरफ जाता है, फॉरवर्ड मतलब बी की तरफ जाता है, बी की मोल जाता है, रिएक्शन कहाँ पर जाएगी मेरी, फॉरवर्ड, मतलब डिसोसिएशन क्या होगा मेरा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, डिसोसिएशन मेरा इंक्रीज होगा। इस केस में आप देखना रिएक्शन मेरी कहाँ पर जाएगी, अगर मैं वॉल्यूम को इंक्रीज करा तो जहाँ पर मेरे नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ज्यादा है, तो रिएक्शन मेरी किस जगह जाएगी आपकी, ए की तरफ जाएगी, बैकवर्ड में जाएगी, मतलब डिसोसिएशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिसोसिएशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। एक और चीज बचती है आपकी, मिक्सिंग ऑफ इनर्ट गैस, क्या बचती है आपकी, एक लास्ट बचता है आपका मिक्सिंग ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है, इनर्ट गैस को आपने मिक्स करा, ठीक है, इनर्ट गैस को क्या करा आपने, मिक्स करा, किसमें, एक दो चीज आती हैं, एक आता है आपका एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस को मिक्स करेंगे तो याद रखना कि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर आप मिक्स करेंगे तो ये भी क्या होगा आपका, अनचेंज्ड होगा। ठीक है, ये भी आपका क्या होगा, अनचेंज्ड होगा, और ये भी आपका क्या होगा, अनचेंज्ड होगा। बात करिए ना। अब एक और इम्पोर्टेंट, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका मिक्सिंग ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हमने देखा। अब इसके बाद आता है मिक्सिंग ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या है मिक्सिंग ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, वो और देख लो बस, लास्ट है वो। ये है आपका मिक्सिंग ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो इसका होगा क्या, मैंने कोई एग्जांपल लिया, ठीक है, ए से बी का फॉर्मेशन हो रहा है ना। लेट सपोज मेरा इसका प्रेशर है, कितना है, 10 एटीएम लिया मैंने, कितना लिया, 10 एटीएम है। अब बाद में मैंने इसमें कोई इनर्ट गैस ऐड कर दी, इनर्ट गैस तो मेरी बहुत सारी, लेट सपोज मैंने इसमें एक इनर्ट गैस ऐड कर दी ए से बी, और साथ में मैंने कोई इनर्ट गैस, जैसे लेट सपोज मैंने हीलियम ऐड कर दी, कौन सी ऐड कर दी, हीलियम गैस। अब हीलियम का भी कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। लेट सपोज हीलियम का कितना प्रेशर था मेरा, 2 एटीएम था, कितना था, 2 एटीएम प्रेशर था। अब देखना बाद में प्रेशर मेरा कैसा है, पहले भी 10 एटीएम था, मुझे क्या रखना है, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। इसका भी कितना हो जाएगा, बाद में भी 10 एटीएम प्रेशर होगा, कितना होगा, 10 एटीएम प्रेशर होगा। पहले कुछ ना कुछ हीलियम गैस था, उसका भी कुछ ना कुछ प्रेशर आया होगा। हीलियम में कितना है आपका, 2 एटीएम है, कितना है आपका, 2 एटीएम है, और बाद में कितना हो गया, 10, इसका कितना, 2 एटीएम है, बाद में ओवरऑल कितना, 10। तो कहीं ना कहीं जो ए से बी का जो आपका प्रेशर था वो कहीं ना कहीं क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कितना बचा, 8 एटीएम बचा, क्या बचा, 8 एटीएम बचा। तो प्रेशर कहीं ना कहीं आपने इनर्ट गैस को ऐड करने से कहीं ना कहीं आपका जो प्रेशर था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम होने से रिएक्शन मेरी कहाँ पर जाएगी, जहाँ पर मेरे नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ज्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स मेरे कहाँ है, ज्यादा है। देखो यहाँ पर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ मेरे मोल्स क्या है, सेम है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, अनचेंज्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अनचेंज्ड आ जाएगा। अब ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कहाँ मेरे, बी की तरफ कितने हैं, 2 है, ए की तरफ कितने, 1 है, 2 की तरफ कितने, 2, और बी की तरफ 2 है, ए की तरफ कितने, 1 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कहाँ पर मेरा प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम होने का मतलब क्या है कि मेरे कहाँ पर रिएक्शन जाएगी, जहाँ पर मेरे नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ज्यादा है, तो बी की तरफ ज्यादा है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि यहाँ पर जाएंगे, डिसोसिएशन क्या होगा मेरा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, डिसोसिएशन मेरा इंक्रीज होगा। ठीक है, डिसोसिएशन इंक्रीज होगा, और यहाँ पर क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। यहाँ पर अपना चैप्टर क्या होता है, फिनिश होता है। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो कर लेना। इसमें बहुत प्रीवियस में, जेईई मेंस में और नीट में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम आपको जो भी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेईई मेंस के और नीट के, वो एक लेक्चर में आपको नेक्स्ट क्लास में आपको करके दिखा देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ये हमारी जो सीरीज है क्रैश कोर्स की वो ऐसे ही चलती रहेगी। थैंक यू।